हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिलियन। तो बच्चों, आज से आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री चालू हो चुकी है। तो जितने भी बच्चे जो 12th क्लास में इस बार आ चुके हैं कि मेरे चैनल पे आज से 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इस केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला हूँ। और एक बात ये कि मैं बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि किसी भी बच्चे को कोचिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बिना कोचिंग के ही मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ के आराम से परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा बिलियन। बिलियन क्या होता है तो आइए समझते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। यानी बिलियन वो कहलाता है जिसमें कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, शुद्ध पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, जैसे पीतल, ये आपका बिलियन है। किस किस से मिलकर बना हुआ है? जिंक और निकेल से। कांसा किससे मिलकर बना हुआ है? तांबे और टिन से। यानी बिलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिलियन। बिलियन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। यानी बिलियन जिनसे मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? अवयव या घटक। बिलियन विलय तथा विलायक से मिलकर बनता है। जो आपका ये बिलियन है, ये किन दो घटकों से मिलकर बनता है? विलय और विलायक। ठीक है बच्चों। तो विलायक क्या होता है? बिलियन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। यानी बिलियन के अंदर जो दो घटक हमारे मिले हुए हैं, यानी विलय और विलायक मिला हुआ है, उन दोनों में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नमक प्लस पानी में पानी विलायक है। यानी जब हम पानी में नमक को घोलेंगे तो मात्रा किसकी ज़्यादा होगी? पानी की। तो जब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी हमारा क्या हुआ? विलायक हुआ। यानी नमक और पानी में कौन विलायक है? पानी। यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो आपका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। देखिए बच्चों, विलय, बिलियन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलय कहलाता है। जैसे नमक प्लस पानी में नमक विलय है। यानी नमक और पानी के मिश्रण में कौन सी चीज़ हमारी कम है? नमक। तो जो कम मात्रा में पाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। ठीक है, सब बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में अगली जो हमारी हेडिंग है वो है बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना। यानी बिलियन की सांद्रता क्या होती है? अब बिलियन की सांद्रता क्या होती है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक गिलास पानी लिया हमने। जो हमारा एक गिलास पानी है, तो उस पानी के अंदर कोई पदार्थ घोला, तो वो पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है उसे हम बोलते हैं बिलियन की सांद्रता। यानी विलायक के अंदर जो भी हमने पदार्थ घोला है वो पदार्थ की जो सांद्रता होती है हम उसे बोलते हैं बिलियन की सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो बिलियन की सांद्रता किन किन रूपों में पाई जाती है उसको सीखने से पहले हमें याद रखने योग्य बात है, यानी कुछ सिंबल दिए हुए हैं, पहचान दी हुई है जिसको आपको याद करना होगा। जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं बी होता है आयतन, डब्ल्यू होता है द्रव्यमान, एम अणुभार, एक्स मोल प्रवाह, एन मोलों की संख्या, ए आपका विलायक होता है और बी आपका विलय। यानी जो हमने बिलियन के जो दो घटक बताए थे विलय और विलायक, उसमें से विलायक को बोलते हैं ए और विलय को बोलते हैं बी। और जो ये है नीचे आपका बी ए का मतलब होता है विलायक का आयतन, बी यानी विलय का आयतन, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान। यानी जो दोनों घटक हैं उसको आपको पहले बोलेंगे और जो भी ये दिया हुआ है ये आपको बाद में बोलना है। जैसे एम ए का मतलब ए को पहले बोलेंगे। ए आपका क्या है? विलायक। तो विलायक का अणुभार, विलय का अणुभार, विलायक का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, विलायक के मोलों की संख्या और विलय के मोलों की संख्या। एक जरूरी फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है N = W/A।
m यानी द्रव्यमान बटे अणुभार। तो आपको विलयन की सांद्रता सीखने से पहले इन सभी का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विलयन की सांद्रता में इन सभी का ही प्रयोग किया जाना है। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको बताने वाले हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। जो विलयन की सांद्रता को जो हम व्यक्त करते हैं उसमें सबसे पहले हेडिंग का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। इसकी क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, देखते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये विलयन जो हमारा बना हुआ है वो 100 ग्राम विलयन बना हुआ है। उस 100 ग्राम विलयन के अंदर कितना विलय घुला हुआ है, यानी जो पदार्थ है वो कितना घुला हुआ है, उसकी मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी घुले हुए पदार्थ का द्रव्यमान और जो हमारा कुल पदार्थ है उसका द्रव्यमान गुणा 100। या हम दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB। ये अब ये WB कहाँ से आया, WB आया ऊपर से। देखो बच्चों, विलय का, तो जिसका होता है दोनों घटकों में से उसको लिखते हैं नीचे, और क्या है द्रव्यमान W, यानी विलय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन के द्रव्यमान में कुल द्रव्यमान आता है, जिसमें आपका विलायक का द्रव्यमान भी होगा और विलय का द्रव्यमान भी होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है WB गुणा 100 बटे में WA प्लस WB। तो बच्चों अब आपकी अगली हेडिंग है आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V/B से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का यह है, जो हमारा ml का मतलब होता है द्रव के रूप में कोई पदार्थ, कोई द्रव के रूप में कोई विलयन बना हुआ है, तो वो विलयन कितना है हमारा 100 ml। तो उस 100 ml के अंदर घुलने वाला पदार्थ कितना है उसको बोलते हैं हम आयतन प्रतिशत। इसे V/B से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणा 100। विलय का आयतन का मतलब होता है विलय का, विलय मतलब B, आयतन मतलब V, यानी विलय का आयतन गुणा 100 बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन का मतलब होता है उसमें विलायक का आयतन भी होगा प्लस और विलय का आयतन भी। टोटल मिला क्या बनता है विलयन का आयतन। ये था हमारा आयतन प्रतिशत। मुझे ऐसा लगता है सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, जो भी मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। बच्चों तीसरी हेडिंग है हमारी मोलरता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरता जो है बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का यह है, हमारा एक विलयन बना हुआ है वो है 1 लीटर। लीटर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई द्रव वाला पदार्थ है, इसलिए तो लीटर में दिया हुआ है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, यानी 1 लीटर जो विलयन हमारा बना हुआ है उस विलयन के अंदर जो भी पदार्थ हमने घोला है उस पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन इन लीटर का मतलब होता है लीटर में। जो विलयन का आयतन है वो हमारा किस चीज़ में दिया हुआ है, लीटर में। या हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, विलयन की मोलरता m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, किस चीज़ में, इन लीटर। यानी जो हिंदी में लिखा हुआ है विलय के मोलों की संख्या, वो आपका यह है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन इन लीटर। तो ये जो n है, मैंने आपको एक शुरू में बताया था, n बराबर एक फॉर्मूला होता है W/M। तो जहाँ पर NB है वहाँ पर W/M लिख देंगे। तो जब n पे B लगा हुआ है तो W पर भी B लगेगा और M पर भी B लगेगा, गुणा में B इन लीटर।
तो m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा B इन ml। ये जो 1000 हमारा आया है, जब हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो ये अगर हमारा लीटर नीचे है तो हम ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, अगर लीटर हमारा ऊपर है तो हम नीचे 1000 से गुणा कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर लीटर नीचे था इसलिए हमने 1000 से ऊपर गुणा कर दी। तो हमारा जो मोलरता का जो मेन फॉर्मूला बना वो बना m बराबर WB गुणा 1000 बटे में MB गुणा V इन ml, वो भी मिलीलीटर में। तो मोलरता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अगली हेडिंग का नाम है हमारी, वो है मोललता, मोलेलिटी, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मोलरता में और मोललता में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर 1 किलोग्राम है और मोलरता में 1 लीटर था, बस ये इसका अंतर है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विलयन की मोललता m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान। यहाँ लिख रहा है विलयन की जो मोललता है। तो बच्चों विलयन की मोललता, चौथी हेडिंग का नाम क्या है हमारी, मोललता। तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विलयन की मोललता m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान इन kg, kg का मतलब होता है किलोग्राम में। तो ये विलायक का द्रव्यमान क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी विलायक के अंदर जो मोल है उनकी संख्या। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, विलायक का द्रव्यमान, हमने विलयन का नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 किलोग्राम विलायक। तो ये विलायक का द्रव्यमान नीचे आ जाएगा इन kg और विलय के मोलों की संख्या ऊपर। या किस तरीके से लिख सकते हैं, m बराबर NB बटे WA इन kg। NB का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान इन kg। और बच्चों n को हम वही W बटे m के रूप में लिख सकते हैं। जब n पे b है तो W पर भी b होगा और m पर भी b होगा, और गुणा में 1000। 1000 क्यों करा, क्योंकि हमने इस kg को ग्राम में बदल दिया है। जो मेन फॉर्मूला है मोललता का वो है m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB गुणा WA इन ग्राम। अगर kg में होगा तो ये फॉर्मूला है और ग्राम के रूप में होगा तो ये फॉर्मूला है। तो बच्चों देखिए मोलरता को अच्छी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के वीडियो समझ में नहीं आ रही है या मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ पा रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट में लिख सकता है। मैं अच्छी तरीके से जो भी आप कमेंट में लिखेंगे मैं उसका जवाब अच्छी तरह से दूंगा। और बहुत बच्चों हमारी अगली हेडिंग है मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज को हम मोल अंश के नाम से भी जानते हैं, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुकी है। ठीक है, तो मोल प्रभाज क्या होता है कि विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का ये है कि मोल प्रभाज क्या होता है कि कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर 2 घटक हैं, एक तो विलायक और एक विलय। तो उन दोनों घटकों में से किसी घटक का मोल प्रभाज, यानी कोई से भी घटक का मोल प्रभाज ले लो, उस घटक के मोलों की संख्या, यानी आप जिस घटक को ले रहे हैं, मान लो कि मैंने घटक A ले लिया, तो उसके मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब होता है कि विलायक के मोलों की संख्या भी और विलय के मोलों की संख्या भी। ठीक है, तो विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है, घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। जैसे यदि किसी समांगी मिश्रण में 2 घटक A तथा B हैं, यानी कोई विलयन बना हुआ है हमारा, उस विलयन के अंदर 2 घटक ही तो हो सकते हैं, एक तो विलायक और विलय। तो विलायक क्या होता है आपका A होता है और विलय क्या होता है B होता है। तो इनके मोलों की संख्या Na तथा Nb और इनके मोल प्रभाज Xa तथा Xb हैं, तब घटक A का मोल प्रभाज, यानी 2 घटक है, उन दोनों घटकों में हम पहले घटक का क्या निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज। तो ध्यान से देखना कि घटक A का मोल प्रभाज,
तो जब घटक ए का मोल पिरभाज है ना, तो इसी घटक के मोलों की संख्या को हम ऊपर लिखेंगे। देखो घटक ए का मोल पिरभाज यानी विलायक का मोल पिरभाज क्या है आपका, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब होता है कि उसके अंदर विलायक के मोलों की संख्या भी होगी और विलेय के मोलों की संख्या भी होगी। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी घटक ए का मोल पिरभाज क्या है आपका, घटक ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। और इसी प्रकार घटक बी का मोल पिरभाज क्या होगा, घटक बी का मोल पिरभाज क्या होगा, घटक बी के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। यानी अब देखो घटक यानी विलेय का मोल पिरभाज है तो विलेय के ही मोलों की संख्या को ऊपर लिखा है बटे में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब होता है कि विलेय के भी मोलों की संख्या और विलायक के भी मोलों की संख्या। तो हम जानते हैं कि सभी घटकों के मोल पिरभाजों का योग 1 होता है। यानी जितने भी घटक हैं, जो भी घटक हैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी घटक हैं, उन सभी घटकों के अगर मोल पिरभाज निकालने के बाद अब उन सभी को जोड़ोगे तो उन सभी का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अर्थात घटक ए का मोल पिरभाज प्लस घटक बी का मोल पिरभाज बराबर किसके हो रहा है, 1 के। यानी इन दोनों को आप जोड़ोगे तो इनका आंसर कितना आएगा, 1। तो बच्चों ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अब देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता में छठी हेडिंग का नाम क्या है, नॉर्मलता। अब ये नॉर्मलता क्या होती है, अब इसको भी ध्यान से देखेंगे। नॉर्मलता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने भी ग्राम तुल्यांक के होंगे उनको हम क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, विलयन की नॉर्मलता n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन इन लीटर। इन लीटर का मतलब होता है जो विलयन का आयतन है वो लीटर में होगा। किस में होगा, लीटर में होगा। तो बच्चों चूंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी जो ऊपर लिख रहा है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एक इसका भी एक फॉर्मूला होता है। यानी आप नॉर्मलता के फॉर्मूले में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर आपको ये पूरे का पूरा फॉर्मूला लिखना है। तो अब n बराबर WB बटे EB गुणा B इन लीटर। WB का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में तुल्यांकी भार गुणा आयतन इन लीटर। यानी ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। WB अपॉन EB गुणा B नॉर्मलता बराबर, तो n बराबर WB गुणा 1000 बटे में EB गुणा B इन ml। अब बच्चों ये 1000 क्यों आया, 1000 किस वजह से आया, 1000 आया आपका लीटर की वजह से। हमने लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया है तो इसलिए हमने ऊपर 1000 से गुणा कर दिया। तो हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया n बराबर WB गुणा 1000 बटे में EB गुणा B इन ml। बच्चों एक हेडिंग होती है, एक टॉपिक होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है कि किसी पदार्थ की जितनी मात्रा दूसरे पदार्थ से संयोग करती है उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। मान लो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की जो मात्रा होगी दूसरे पदार्थ से संयोग कर रही है, यानी दूसरे पदार्थ से मिल रही है, संयोग करके कोई मिल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं। तुल्यांकी भार E बराबर अणुभार बटे संयोजकता। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं। अब बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है हमारा राउल्ट का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अच्छे तरीके से इसको लिखना, समझना, पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार आता है और इसके आने के जो चांसेस रहते हैं वो 90% रहते हैं, यानी इसके आने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब का मतलब होता है P, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी विलयन के अंदर दो घटक हैं, उन दोनों विलयनों में से किसी भी घटक का वाष्प दाब, यानी घटक A का वाष्प दाब होगा तो घटक A का ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। घटक B का वाष्प दाब होगा तो घटक B के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। राउल्ट का नियम ये कहता है, ठीक है। मान लीजिए, माना किसी विलयन में दो घटक A तथा B हैं। कोई विलयन है, ये भाई ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि विलयन के अंदर दो ही घटक होते हैं, एक तो विलेय और विलायक।
तो माना किसी विलयन में दो घटक ए तथा बी हैं जिनके आंशिक वाष्प दाब पी ए तथा पी बी, यानी घटक ए का वाष्प दाब पी ए और घटक बी का वाष्प दाब पी बी है, और मोल प्रभाज एक्स ए तथा एक्स बी, यानी घटक ए का मोल विभाज एक्स ए और घटक बी का मोल विभाज एक्स बी है, तब राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या बोला था कि किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती तथा घटक बी का आंशिक वाष्प दाब घटक बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये हम बच्चों पी ए इस तरह से लिख दिया, फिर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का निशान लगेगा, और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं, चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थिरांक आता है। तो हमारा पी ए डॉट इंटू एक्स ए और इस जगह पर आया पी बी डॉट एक्स बी, बराबर का निशान और पी बी डॉट। जहाँ पे जो पी ए डॉट है वो है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी जो शुद्ध अवस्था होती है उसमें वाष्प दाब, और जो पी बी डॉट है वो है बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो बच्चों तब कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब का मतलब होता है कि ये हमारा वाष्प दाब एक ये है और एक ये है, मतलब तो इन दोनों का कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो कुल का मतलब होता है कि कुल वाली संख्या पे कुछ भी लगा हुआ नहीं होता, सीधी सिंपल संख्या होती है। तो कुल वाष्प दाब आपका क्या होगा P, और टोटल वाष्प दाब में PA प्लस PB, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो P बराबर PA के स्थान पर रख देंगे PA डॉट इंटू एक्स ए प्लस, और PB के स्थान पर रख देंगे PB डॉट इंटू एक्स बी। तो ये आ गया आपका P बराबर PA डॉट इंटू एक्स ए प्लस PB डॉट इंटू एक्स बी, राउल्ट के नियम से, ठीक है। और बच्चों ये राउल्ट के नियम का एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार ही राउल्ट का नियम होता है, ठीक है। जब वाष्प दाब पड़ता है तो जब मोल प्रभाज एक होता है तो यहाँ पर आकर मोल प्रभाज क्या होता है, घटक ए का 0 हो जाता है। जब घटक बी का मोल प्रभाज 0 होता है तो यहाँ पर आकर घटक बी का मोल प्रभाज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यह है आपका राउल्ट का नियम। अच्छी तरह से देख लीजिए राउल्ट का नियम, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से इसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। नंबर 1, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब होता है बच्चों, जो विलयन पतला होता है ना उसको हम तनु विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो तनु विलयन का मतलब होता है पतला विलयन। तो ये राउल्ट का नियम सिर्फ तनु विलयनों पर ही लागू होता है। नंबर 2, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील का मतलब होता है कि जो राउल्ट का नियम है सिर्फ उन्हीं पदार्थों पर लागू होगा जिन पदार्थों की भाप नहीं उठ सकती, यानी वाष्प नहीं बन सकती, उन पदार्थों पर ही लागू होता है। नंबर 3, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होने का मतलब घुल जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये थी राउल्ट के नियम की सीमा है। तो बच्चों अगली हेडिंग का नाम है विलेयता। अब ये विलेयता क्या होती है, विलेयता का मतलब होता है घुलना, ठीक है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। मतलब कहने का यह है कि कोई पदार्थ है तो किसी पदार्थ की वो मात्रा जो सिर्फ 100 ग्राम विलायक में, यानी विलायक 100 ग्राम लिया है हमने, यानी पानी ले लिया मान लो, तो 100 ग्राम पानी के अंदर हमने कुछ मात्रा डाल दी और वो मात्रा घुल जाए तो वो क्या कहलाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, ठीक है। गैसों की द्रव्य विलेयता, यानी जो गैसें हैं वो द्रव्य में किस तरह से घुल सकती हैं, कौन सी गैस किस द्रव्य में जल्दी घुल जाएगी, देर से घुलेगी, उसे बोलते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता। जैसे अलग अलग गैसों की द्रव्य विलेयता अलग अलग होती है, हाँ सही बात है। जो अलग अलग गैसें होंगी वो द्रव्य में अलग अलग तरीके से घुलेंगी ना, कोई भी गैस एक जैसे तो घुल नहीं सकती, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन O2 की जल में घुलनशीलता कम होती है, यानी जो ऑक्सीजन गैस है वो जल में क्या होता है, कम घुलती है, ठीक है। तथा HCl और CO2 गैस की जल में घुलनशीलता अधिक होती है, यानी ये जो दो गैसें हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड,
ये दोनों गैसें जल में क्या होती हैं, ज़्यादा घुलनशील होती हैं, और जो ऑक्सीजन है वो जल में कम घुलनशील होती है। जल क्या है, हमारा द्रव है, तो द्रव के अंदर हमें किसको घोलना है, गैस को घोलना है, तो गैसों की द्रव में विलेयता ये होती है। ठीक है, यानी अलग अलग गैस अलग अलग द्रव में अलग तरीके से घुलती है। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जब हम गैसें द्रव में घुलती हैं तो उनकी विलेयता को, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो गैसों की जो द्रव में विलेयता है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। जैसे नंबर है गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति का मतलब होता है कि गैसें कैसी हैं, प्रकृति का मतलब गैसें कैसी हैं, कौन सी हैं। तो विलायक में क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है, यानी जो गैस विलायक में बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, यानी पानी के अंदर घुलने के बाद अपने आयनों में फौरन टूट जाती है, उसकी जो है उस गैस की जल में विलेयता अधिक होती है, यानी वो वाली गैस जल में अधिक घुलती है। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोर मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है उसको आप जल में घोल, बच्चों जल में घोलने का निशान, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये इसको इसको हम जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाती है, यानी ये वाली गैस की जल में घुलनशीलता बहुत ही अधिक होती है। जैसे CO2 गैस को हमने जल में मिलाया तो हमारा बना H2CO3, फिर इसको हमने जल में घोला तो ये हाइड्रोजन और कार्बोनेट में टूट जाएगी। ठीक है, तो गैसों की ये प्रकृति। नंबर 2, ताप का प्रभाव। ताप में वृद्धि करने पर गैस की घुलनशीलता घटती है क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जब आप ताप को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी हीटिंग पावर दोगे। हीटिंग पावर करने का मतलब होता है कि इस चीज़ को हम ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ताप में वृद्धि। तो जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो गैस की घुलनशीलता क्या होती है, घटती है, यानी जो गैस तेज़ी से घुल रही होती है वो तेज़ी से घुलना बंद कर देती है क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे CO2, जैसे CO2 को हमने जल में घोला तो कौन क्या बना हमारा H2CO3 प्लस ऊष्मा। जब ऊष्मा प्लस के रूप में आती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नंबर 3, दाब का प्रभाव। गैस का दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, यानी जब हम गैस का दाब बढ़ाते हैं किसी तरीके से तो वो गैस है वो अच्छी तरीके वो ज़्यादा से ज़्यादा घुलना चालू कर देती है। ठीक है, नंबर 4, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति होने पर गैस की विलेयता घटती है। बच्चों अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, और बच्चों ये टॉपिक भी आपका इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अभी राउल्ट का नियम था। ठीक है, राउल्ट का नियम जितना इम्पोर्टेंट था इतना ही इम्पोर्टेंट हमारा हेनरी का नियम है। इसके भी बोर्ड में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान नियम है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता का मतलब होता है m, ठीक है, दाब के समानुपाती होती है, यानी जो किसी गैस की द्रव में विलेयता है वो दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, अर्थात द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती p, यानी द्रव में विलेयता समानुपाती है किसके, दाब के। तो m बराबर kp, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का निशान लगता है और साथ में एक स्थिरांक लगता है। तो हमारा यहाँ पे एक स्थिरांक क्या है, k, तो m बराबर हो गया आपका kp, जहाँ m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, p क्या है, गैस का दाब, और k जो हमारा ये बराबर के निशान के साथ आया है ये आपका कहलाता है समानुपाती स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो गैस की विलेयता का जो माप होता है वो मोल प्रभाज होता है, यानी गैस की विलेयता को हम किस में मापते हैं, मोल प्रभाज में। किस में मापते हैं, मोल प्रभाज में। गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है, यानी जो गैस की जो विलेयता है वो गैस के आंशिक वाष्प दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब
गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब, गैस का मतलब होता है जी। तो बच्चों तो कोई गैस है, उसका वाष्प दाब गैस के, ठीक है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, साफ साफ लिखना, बिल्कुल समझने का तरीका है, समझना अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि जो ये लाइन जो होती है ये क्या बोल रही है। अगर आप इस लाइन को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आप ये तो खुद ही लिख सकते हैं। जैसे देखो, किसी गैस का वाष्प दाब, वाष्प दाब का मतलब होता है पी, गैस के मोल प्रभाज के, किसके, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी जो आपका गैस है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जब आप समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे यहाँ हटाओगे तो यहाँ पर बराबर का निशान लगेगा और साथ में स्थिरांक के रूप में कौन आ जाएगा, के एच, और साथ आपका एक्स गैस। बच्चों के एच को हमने यहीं पर रोक दिया अपनी जगह पर, एक्स गैस कहाँ चला जाएगा, पी के नीचे। ठीक है, तो के एच बराबर पी अपॉन एक्स गैस, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक है। यानी जो के एच हम लाए हैं वो इसीलिए लाए हैं ताकि जो हेनरी का नियम होता है वो के एच पर ही जाके समाप्त होता है। ठीक है, तो के एच जो है हमारा वो हेनरी स्थिरांक है। हेनरी के नियम की सीमा है। ठीक है, हेनरी के नियम की क्या सीमाएं हैं। नंबर 1, दाब बहुत अधिक नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, ताप बहुत कम ना हो, यानी दाब ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और टेम्परेचर इसका कम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर को आप बढ़ा सकते हैं, यानी हीटिंग जो गर्मी है वो आप इसको बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील हो। जो वो गैस है जिस गैस पर ये नियम लागू हम कर रहे हैं वो विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। यानी पानी के अंदर, पानी एक द्रव है, विलायक है, उसके अंदर बहुत ही कम घुलने वाली होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4, यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। यानी ये जो नियम है हेनरी का नियम, ये सिर्फ तनु विलयन पर ही लागू होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अच्छी तरीके से, ये आपका हेनरी का नियम है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे विलियन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हम पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करा देंगे। जो पहले चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, जिस तरह के सवाल बोर्ड में आ सकते हैं वो सब के सब उस तरह के मैं सब सवाल आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।